चलिए हम रिवाइज करते हैं। चैप्टर नंबर 9। यस मैम, सबमिट कब तक करवाना है ये आपने जल्दी से जल्दी बना के इसको सबमिट करवाना है, ठीक है ना? 18 दिसंबर तक। यस मैं 15 दिसंबर तक। यस 15 दिसंबर तक कर लीजिए। ओके मैम। एग्जाम्स आपके हो जाएंगे शुरू 10 to 15 दिसंबर के बीच में, तो उससे पहले पहले कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडीज का टाइम मिल जाए। ये कुछ मुश्किल नहीं है। आई नो 10 आप लोगों ने यूट्यूब और सर्च मार के ऑनलाइन? ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम एग्जाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन? ऑनलाइन। ओके मैम। चलिए स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का चैप्टर रिवाइज करवा लूं, क्योंकि जो मैंने टेस्ट लिया मुझे बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू मीन बाय स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस हमने मीन बताया था कि इट इज अ enterprise which employs not more than 50% using power and 100 when not using power, and the capital assets exceeding not exceeding 5 lakhs means वो small scale capital जिनकी जो पावर यूज करते हैं तो 50%, और अगर पावर यूज नहीं करते तो 100%, और 5 लाख से ज्यादा एक्सीड ना करें, वो स्मॉल बिजनेस में इंक्लूड होता है। स्मॉल बिजनेस वहां होता है जहां अबंडेंस ऑफ लेबर होती है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होते हैं, और वो कैपिटल इंटेंसिव का ज्यादा यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ लेबर इंटेंसिव का ज्यादा यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव्स, ठीक है। प्लस इसमें हमने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है 3 यूनिट्स हमारी आ जाती है, 3 टाइप्स आ जाती है, डेट इज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। इसीलिए इसका नाम भी यही रखा गया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये वर्ड आपको दिया हुआ है MSMED एक्ट, ठीक है। तो इसमें हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग की जब अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां आ जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो मीन्स बहुत ही छोटी, जहाँ 25 लाख से एक्सीड ना करे। स्मॉल मीन्स 25 to 5 करोड़, और 5 करोड़ to 10 करोड़। नेक्स्ट आ जाएगा इसी में हमारा सर्विसेज। सर्विसेज में हमारा आ जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो मीन्स 10 lakhs, small means 10 to 2 crores and medium means 2 to 5 crores। और इसमें एक छोटा सा पता हो कि विलेज इंडस्ट्रीज क्या है, जो विलेजेस में होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, विदाउट और विद यूज ऑफ पावर भी हो सकता है। ज्यादातर आर्टिशियंस जो होते हैं और इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेस होती है। इसी में सेकंड आ जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम रूरल इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। ये भी इंडिविजुअल्स या प्राइवेट पर्संस के पास होती है। ज्यादातर फैमिली लेबर या फैमिली टैलेंटेड जो लोग होते हैं फैमिली में, उनके से चलाई जाती है ये। इक्विपमेंट सिंपल होते हैं और यूज ऑफ प्रोडक्शन ज्यादातर लेबर इंटेंसिव होती है, और ज्यादातर इनके घर में ही खुले होते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आ जाता है रोल एंड ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। हमने इसके सारे पॉइंट्स लिखवाए थे। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। जो स्मॉल स्केल बिजनेस है वो काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, तो कहीं ना कहीं ये मेन और वुमेन को लेबर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, ऑक्यूपेशन देते हैं। और जो एग्रीकल्चरिस्ट आइडियल रह जाते हैं, मतलब काम पूरे साल नहीं होता, तो जो रह जाते हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड आ जाएगा इम्प्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशन। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाते हैं इन्हें, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की जो लेवल ऑफ इनकम है, स्टैंडर्ड लिविंग है, इनकम इंक्रीज होती है। जब आपके घर में किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नौकरी मिलेगी, ऑब्वियस है आपकी इनकम इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो आपकी इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। थर्ड आ जाएगा प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिविटी।
जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो स्मॉल और रूरल एरियाज में होते हैं, और कहीं ना कहीं स्मॉल एरियाज में आर्टिस्टिक जो अचीवमेंट्स होती है, क्रिएटिविटी है, वो कम हो जाती है। लेकिन ऐसे टाइम में अब यहाँ पर इंक्रीज होती है। स्मॉल बिजनेस से क्या होता है, आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी आर्टिस्टिक जो है वो उसको शो कर सकते हो। फोर्थ आ जाएगा रूरल डेवलपमेंट। स्मॉल स्केल जो बिजनेस है वो ना कि रूरल एरियाज बल्कि रूरल एरियाज को एक तरह का सेटअप नहीं करता, डेवलप भी करता है, उनकी ग्रोथ करता है, रीजनल डिस्पैरिटी जो है उसको कम करता है। आपको बताया था ना स्मॉल एरियाज में आजकल इंडस्ट्रीज को खोला जाता है ताकि रीजनल बैलेंस हो जाए। फिफ्थ आ जाएगा मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है हमारी लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है। वो रिसोर्सेज जो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुए उनको प्रॉपर रिसोर्सेज को टैपिंग करती है, और खासकर जो भी सेविंग्स होती है उसको वापस इन्वेस्ट भी करती है। इजी टू स्टार्ट है। स्मॉल स्केल बिजनेस जो है बहुत ही इजी टू स्टार्ट है, इजी टू एग्जिट है। आप कभी भी आप थोड़े से पैसे के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग कहें तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग फास्ट रहती है इसमें, क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेस है, ज़्यादा लार्ज लेवल पे है नहीं, तो डिसीजन जो भी लिए जाते हैं वो क्विकली लिए जाते हैं और प्लानिंग जल्दी जल्दी हो जाती है। क्लियर? बहुत ही इजी एंड सिंपल से पॉइंट्स है। अगर आपको पॉइंट्स भी पता हो आप अपने आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही था, ये हमने करना नहीं, इसके प्रॉब्लम्स। इसके साथ था गवर्नमेंट ने इनको क्या क्या असिस्टेंस दी हुई है। कल मैंने एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ डीआईसी। बच्चों ने पता नहीं कौन सी कहानियां लिखी डीआईसी पे, क्या पूछा था और मैंने क्या आंसर उसका दिया। डीआईसी सिंपल है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। गवर्नमेंट ने जो हमें असिस्टेंट मतलब हेल्प करी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, वो ध्यान रखना है। दो ही, अब तो दो ही रह गए हैं, बाकी तो सारे हमारे डिलीट हो गए थे। एक है डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, और दूसरा है एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो ये दो ही रह गए फिलहाल, तो इन दोनों को ही आपने रिवाइज करवाना है, करना है। इसमें सबसे पहला हम करेंगे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। इन दोनों के ईयर याद रखने हैं। ये इसका सेटअप जो हुआ था वो 1955 में हुआ था, जबकि डीआईसी का कब हुआ था, 1978 में हुआ था। मतलब 55 और 78। जो ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज है इनका मेन फोकस है कि जितनी भी सप्लाई है, ये मशीन्स है, उनको इंपोर्ट करवाएं इजी इंस्टॉलमेंट्स में। जो भी रॉ मटेरियल है उसको इंपोर्ट करवाएं, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। ठीक है, इसके अलावा उनको कोई टेक्नोलॉजी की हेल्प है तो उनको टेक्नोलॉजी असिस्टेंस दे। उसके अलावा उनको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, एडवाइजरी या मॉनिटरी सर्विस दे। तो इनका मेन फोकस ये है कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनका ग्रोथ करना है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये उनको क्रेडिट भी प्रोवाइड करवाते हैं, उधार भी देते हैं। तो सिंपल से 5-6 पॉइंट्स है, इजी लैंग्वेज में इसको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। इसका जो सेटअप हुआ था 1 मई 1978 को हुआ था। इसका फ्रेमवर्क ये था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, नाम ही डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्मॉल स्केल जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको अपग्रेड किया जाए, उनको ठीक किया जाए, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है उनको हटाया जाए। तो उसमें क्या कहा था हमने कि जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कीम है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होता है कि आप ना पर्टिकुलर स्टडी करना कि यहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है, उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स तैयार करना और उनके लिए क्रेडिट अरेंज करना। फिर इनका ये भी सेटअप है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सपोर्ट करते हैं, स्कीम्स देते हैं और कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं उनका एटीट्यूड चेंज करने में। ये भी हमने पहले कई बार किया, क्योंकि उनका जो चेंजेस है उनके बिहेवियर में एक्सेप्ट करवाते हैं। कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को चेंजेस करते हैं। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल में, क्योंकि ये सारा कुछ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो आपने मेन फोकस जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देना। क्लियर? ये दोनों स्कीम्स, सिर्फ आपने 2 स्कीम्स करनी है इसमें और ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
कल टेस्ट में देने का मतलब यही था कि इम्पोर्टेंट एंड को करना है। इसके बाद आया हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमने 3 टॉपिक्स बताया था, इसमें न्यू ऐड हुए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, हमने बताया था एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है, और एक एंटरप्राइज उसका आउटकम निकल के आता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप हम कह सकते हैं एक टाइप ऑफ चेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज है, जहां एक एंटरप्रेन्योर अपने जो चैलेंजेस है उनको कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो भी अपने अपॉर्चुनिटीज है, कह सकते हैं चैलेंजेस है, उसको कन्वर्ट करता है अपने कंफर्ट्स लेवल में, उसको अपने जोन में लेके आता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो नेशनल ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट करता है। आज की जो टाइम है उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। अब जो प्रोड्यूसर है उसको पता नहीं चलता क्या प्रोड्यूस करे क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें यूज करता है जो लोकली मिल जाए उन्हें, जो इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए तो ये चैलेंजेस ही है ना, उसके लिए तो ये अपॉर्चुनिटीज है जो इसको कन्वर्ट करनी है, उसको फेस करना है। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले वो सब्सिड्यूट गुड्स जो है उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, ताकि जो इंपोर्ट हम इतना इतना करवाते हैं वो बंद हो जाए। उसके अलावा कंज्यूमर्स की जो भी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए लोकल रिसोर्सेज का यूटिलाइज करें। और अगर एक एंटरप्रेन्योर ये सब करता है, न्यू वेंचर्स लॉन्च करता है, नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करता है, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, न्यू मार्केट्स को डेवलप करता है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी बना रहा है एक अच्छा एंटरप्राइज खोलने का। तो हम ये पॉइंट्स को बता सकते हैं कि सबसे पहले तो वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट करे। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट होता है जो भी बाहर से मंगवाना है उसका कोई सब्सटीट्यूट ढूंढ लिया जाए, क्योंकि हम मान के चलते हैं जो चीज हमारे यहाँ नहीं बाहर से मंगवानी पड़ेगी, तो बाहर से जरूरी मंगवानी है, इतना पैसा देना है, उसका कोई ना कोई एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। जैसे हमने टी और कॉफी का कई बार एग्जांपल बोलते हैं, कॉफी अगर बाहर से आती है या महंगी है तो आप टी पीना शुरू कर दीजिए, टी तो यहाँ अवेलेबल है ना। तो कहीं ना कहीं आपने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, अगर कोल्ड ड्रिंक्स बाहर की कंपनीज है हम अवॉइड कर सकते हैं, उसके बजाय हम अपने यहाँ का रूह अफ़ज़ा पी सकते हैं। तो काफी ऑप्शंस आपके पास है, जरूरी नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है, आप अपना लेमनेड बना के पी सकते हैं, नींबू पानी टाइप हम बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस हमारे पास है, आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लीजिए। फिर आ जाता है व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम देखें क्यों जरूरत है हमारे को इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की। फर्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो पहला हम कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ द नेशन है, ये नेशन की लाइफ लाइन की तरह वर्क करता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ करता है हमारे कंट्री में। जो भी हमारी ग्रोथ रेट है, अगर एक कंट्री को अपनी ग्रोथ लेवल डेवलपमेंट करना है तो उनको डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलना होगा, एंटरप्राइजेस ट्रेड को बढ़ाना होगा। तो कहीं ना कहीं लाइफ लाइन ऑफ द नेशन है। सेकेंड है इनोवेशन। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या होगा, एक अच्छा इनोवेटर ही बनेगा। कहीं ना कहीं वो नए मेथड्स को अडॉप्ट करेगा, नई टेक्नोलॉजीज नए वेज को लगाएगा और उन्हीं को वो पुट करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। थर्ड आ जाता है ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जो एंटरप्रेन्योर है वो जो चेंजेस आएंगे एनवायरनमेंट में उसको एक्सेप्ट करेगा, उस चेंजेस से सोसाइटी में कुछ अलग करने की कोशिश करेगा जिससे ग्रोथ होगी। और चेंजेस जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। प्रॉफिट्स इंक्रीज होगा, हर एंटरप्रेन्योर यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करे और जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करे, ताकि जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और उससे उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देता है। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो सिर्फ अपने लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करता, दूसरों के लिए भी करता है, दूसरों को भी वो हेल्प करता है कहीं ना कहीं। तो इससे जितनी ग्रोथ होगी, जितना आपका एंटरप्राइज बड़ा होता जाएगा उतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। और लास्ट आ जाता है सोशल बेनिफिट्स के लिए। कहीं ना कहीं जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा एक एंटरप्रेन्योर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेगा, गुड्स क्वालिटी गुड्स देगा लो कॉस्ट पे, तो इससे क्या होगा, रीजनल बैलेंस होगा, बैकवर्ड एरियाज में भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होगा। तो कहीं ना कहीं
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप सोसाइटी को भी बेनिफिट दोगे, तो इसलिए सोशल बेनिफिट्स भी होगी। क्लियर? किसी को अभी भी कोई डाउट है तो टॉपिक में साथ साथ पूछ ले, पता है क्या, फिर बाद में पता नहीं चलता आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत इजी में लिखवाए हैं ताकि आपको बुकिश और वो लैंग्वेज लर्न ना करनी पड़े। नेक्स्ट इसी में आ जाता है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मतलब कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो। फर्स्ट है सेल्फ डिस्कवरी, जिसमें आप अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को जानो, ठीक है, आप किस काम को एंजॉय करते हो, वो एक सेल्फ डिस्कवरी आ जाएगा। सेकंड आ जाएगा आइडेंटिफाई दी अपॉर्चुनिटीज, इसमें क्या होगा, आपने नीड्स प्रॉब्लम्स इसको जानना है, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटीज को अपनी जानना है, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। थर्ड आ जाएगा जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। अब जो आपने एक माइंड में आइडिया लाए हो, उस आइडिया को क्या करोगे, डिस्कशन करके, क्रिएटिविटी करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करोगे। फिर जब ओवरकम कर लिया, डिस्कशन कर ली, तो फिर फोर्थ स्टेप आ जाएगा प्लानिंग करोगे उससे रिलेटेड। प्लानिंग में होता है प्लान करना, रिसर्च वर्क करना, ठीक है, स्ट्रेटजीज बनाना। फिर प्लानिंग होगी तो स्टार्टअप कैपिटल, अब पैसा भी चाहिए तो बिजनेस प्लान में अट्रैक्टिव कैपिटल्स भी चाहिए, उसके लिए आप दूसरों को बोलोगे, वेंचर्स लगवाओगे, दूसरों को कहोगे इन्वेस्ट करो, फिर आप स्टार्ट कर दोगे अपना बिजनेस। और स्टार्ट करने का मतलब क्या है, जो भी चेंजेस आएंगे आप उसको एक्सेप्ट करते जाओगे, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे स्टार्ट होगा, एक्सपैंड होगा, तो आप ग्रो कर जाओगे। ग्रो करने के बाद लास्ट आ जाएगा हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है, जो आपने इतना ग्रो किया है वो आप उसको बेच दो, फिर आप फिर से यही काम शुरू कर दो। तो एंटरप्रेन्योर का काम यही होता है कि जो उसने क्रिएटिविटी क्रिएट किया है वो सोसाइटी को दे दे, ठीक है ना कहीं अपना प्रॉफिट अर्न करे और उसको सेल कर दे। और ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, फिर नया वेंचर स्टार्ट करते हैं, कोई नया आइडिया लगाते हैं, उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं, फिर उसको फिर सेल कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरा प्रोसेस है जो चलता रहता है एंटरप्रेन्योर का। मतलब सेल्फ डिस्कवरी से स्टार्ट होता है और हार्वेस्ट मतलब सेल करने पे खत्म हो जाता है, फिर सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, एनी डाउट? नो मैम। क्लियर है इतना टॉपिक? आज हमने स्मॉल बिजनेस को रिवाइज किया, ठीक है, उसके रोल किए, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, प्लस हमने उसमें दो जो गवर्नमेंट ने हमें हेल्प कर रखी है, सपोर्ट कर रखा है, वो दो पढ़े, DIC और NSIC। साथ ही हमने जो हमारे 3 टॉपिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप इंडिया, प्लस इनोवेटिव जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो 3 टॉपिक्स हैं जिसमें से हमने फर्स्ट किया एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। अब जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला टॉपिक है, इसमें एक नीड्स है और एक प्रोसेस है कि एंटरप्रेन्योरशिप की क्या नीड है, पूरे कंट्री के साथ सोचना है, और प्रोसेस में आपने सेल्फ डिस्कवरी से करते हुए हार्वेस्ट तक आपने वो प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट और सीधे सीधे आते हैं। मैंने कल बिल्कुल सीधे और सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, जैसे NSIC से रिलेटेड पूछा था, या DIC की तो मैंने सिंपल फुल फॉर्म पूछी थी। आपने उनके वो पॉइंट्स और उनके वो ईयर याद रखने हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा आपको किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल क्वेश्चंस आपके वैसे ही आ सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ NSIC, व्हाट इज द पर्पस ऑफ DIC, तो वो इन्हीं में से आपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आ सकता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड आ सकता है, माइक्रो, मिनी एंड स्मॉल, तो आपने ये सारे रिवाइज कर लेने। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम इससे स्टार्टअप और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कल रिवाइज करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। और ये रिवाइज करना है, कल मैंने साथ साथ क्वेश्चन भी करनी है एंटरप्रेन्योरशिप पे, और जो भी टॉपिक आज करवाया है उससे रिलेटेड ओरल मैं सुनूंगी आप लोगों से, ठीक है।
जो प्रेजेंट है वो उनको सारों को पता होना चाहिए कि आज क्या टॉपिक दिया।